Okay, so thank you so much, दोस्तों. This conversation will be mostly in Hindi, but we will try to convey few things or discuss few things in a bilingual format, maybe. But the mostly the session will be in Hindi only. Uh, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेरी आवाज़ आ रही है? इल्मा एक बार चेक करके बता सकते हो? तो सबसे पहले तो मैं इस पूरे कॉन्वर्सेशन को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे साथ आकाश जुड़े हैं। तो आकाश को मैं थैंक यू कहना चाहती हूँ कि उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे इस कॉन्वर्सेशन के लिए हाँ कहा। हमारी टीम में हम लोग बात कर रहे थे कि संविधान पर और नारीवादी आंदोलनों पर बात करने के लिए कौन साथी हो सकता है। तो हमारी सूची में काफ़ी ऊपर आकाश का नाम था, क्योंकि हम काफ़ी समय से आकाश को राजस्थान में खासकर संविधान और नारीवादी मूवमेंट्स के एक कॉम्बिनेशन पर काम करते हुए देख रहे हैं। जैसे-जैसे दौर बदल रहा है, जैसे-जैसे जनरेशंस में बदलाव आ रहा है, हमारे तौर-तरीके भी काम करने के बदलते रहने भी चाहिए और बदलते रह भी रहे हैं। तो उसी पूरी कड़ी में हमने आकाश को देखा है कि वो कैसे संविधान को काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से यंग लोगों के बीच में लेकर जाते हैं और वो उसको बताते हैं कि किसी भी तरीके के हिंसा की रोकथाम का मुद्दा हो या अधिकार आधारित मुद्दा हो, उसको एड्रेस करने के लिए संविधान महज़ एक किताब नहीं है, वो एक बहुत बड़ा औज़ार है हम सभी लोगों के पास, ख़ासकर जो पिछड़े तबके हैं, उनके पास वो एक बहुत बड़ा औज़ार है, जिसको समझने और अपने जीवन में उतार के देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो थोड़ा-सा आकाश के बारे में बताऊँ तो आकाश का काम अ संविधान, जेंडर बेस्ड वायलेंस, जेंडर पे आधारित हिंसा और मर्दानगी के विषय के इर्द-गिर्द घूमती है। वो इन सब विषयों पर महिलाओं, यंग लोगों और अलग-अलग जेंडर के लोगों के साथ भी काम करते हैं। कई सारे वर्कशॉप्स करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं। कंटेंट भी क्रिएट करता है इसी के अराउंड डिज़ाइन सेशंस, मॉड्यूल्स बनाना कि कैसे ये मैच कर पाए बढ़ते हुए समय के साथ कैसे वो कंटेंट मैच कर पाए कि हमारे संविधान के काम में नयापन बना रहे। तो इस काम के लिए पहले तो आकाश शुक्रिया और आज हमारे इस समूह को ज्वाइन करने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। थोड़ा-सा बस कॉन्टेक्स्ट दूँगी कि शक्ति अभियान एक ऐसा मंच है, एक ऐसा स्पेस है जहाँ पर हम महिलाओं द्वारा महिलाओं को संगठित करने का काम करते हैं ताकि वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की तरफ सबका ध्यान जा सके। पहला काम हमारा ये होता है, हमारी कोशिश ये है कि ऐसे बहुत सारे साथी हैं या खासकर महिलाएँ हैं जो पॉलिटिकल लीडरशिप की पोज़ीशंस को दूर से देख रहे होते हैं, लेकिन शायद फ़ाइनेंशियल ग्राउंड वो नहीं होता है, पॉलिटिकल ग्राउंड या पहले से बेस वो नहीं होता है, जिसकी वजह से वो रास्ते नहीं मिलते हैं। तो शक्ति अभियान एक ऐसे फ़नल का भी काम करता है जहाँ पर हम सब साथ में मिलकर बनते, बिगड़ते हैं, सीखते, समझते हैं और नेतृत्व क्षमताओं के साथ शायद तैयार होते हैं और फिर इस फ़नल के ज़रिए मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में अपनी-अपनी जगह बनाने की कोशिश भी करते हैं। और जब राजनीति की बात होती है, तो अपने आप ही एवरीथिंग इज़ पॉलिटिकल, नथिंग इज़ पर्सनल। तो वो उस हम्म। आइडिया के साथ भी हम ये समझते हैं कि संविधान को लेकर थोड़ा बात होना ज़रूरी है जब नारीवादी आंदोलनों के बारे में बात होती है एंड वी आर कंसिडरिंग शक्ति अभियान इज़ वन ऑफ द ऑनगोइंग नारीवादी आंदोलन, हम आगे इसको वैसे ही देख रहे हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द होल टेक्निकल वर्कशॉप जिसमें आप हमें गहराई से समझाएँगे इन दोनों का आपस में रिलेशन, मेरे कुछ सवाल थे आकाश आपसे। पहला सवाल मेरा यही था कि मैं जितना बता पाई आई एम श्योर बहुत लिमिटेड होगा आपके काम के बारे में और आपके काम के अप्रोच के बारे में। तो पहला मेरा सवाल यही है कि थोड़ा आप अपना काम का कॉन्टेक्स्ट दे सकता है क्या? जी। अ, सबसे पहले तो थैंक यू अस्मा और शक्ति अभियान का बहुत बहुत धन्यवाद। जब हम काम करते हैं किसी भी तरीके का तो हमारा खुद का व्यक्तिगत विजन मिशन अगर सेम हो जाता है तो काम करने का मजा ही कुछ और आता है। तो जो शक्ति अभियान काम कर रहा है वो मेरा भी विजन मिशन है, क्योंकि मैं संविधान के ऊपर काम कर रहा हूँ और मैं जेंडर के ऊपर काम कर रहा हूँ। तो आज ये महत्वपूर्ण चर्चा के लिए जोड़ने के लिए तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि एज ए पुरुष होने के नाते नारीवादी आंदोलन पे बात रखना मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है। और मैं
नारीवाद के ऊपर काम भी कर रहा हूँ, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सही कहा, मतलब मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ डेवलपमेंट सेक्टर में, और मैं दलित समुदाय से आता हूँ। मैंने वो सारी परिस्थितियां देखी है, अपने समुदाय में, अपने घर में देखी हैं, और अपने जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है वो सब कुछ देखा है मैंने। तो मुझे एक संवेदनशील व्यक्ति आप बोल सकते हैं। इन सब चीजों का प्रभाव मुझ पे पड़ा है, और मैंने एक रास्ता अपनाया है कि कैसे मैं संविधान के ऊपर काम कर सकूं। तो मैंने अपनी पढ़ाई करने के बाद फिर मुझे लगा कि अब मुझे ये लाइन चुन लेनी चाहिए, और मैं 12 साल से इस पे काम कर रहा हूँ समाज में। मेरा मुख्य जो काम रहा है संविधान के ऊपर काम रहा है। मैंने संविधान को बहुत गहराई से समझा है, बड़े बड़े लेवल के ऊपर मैं जुड़ा हूँ, जहाँ पे संविधान की बात चलती है वहाँ पे मैंने संविधान के ऊपर रिसर्च की है, और अपना खुद का एक मॉड्यूल बनाया है संविधान को लेकर। मैं जेंडर और मैस्कुलिनिटी के ऊपर काम कर रहा हूँ। मुझे जब समझ में आया कि महिलाओं के साथ बहुत काम हुआ है, तो पुरुषों के साथ भी काम करने की आवश्यकता है, तो मैंने पुरुषों के साथ वाली लाइन चुनी और पुरुषों के साथ काम करना शुरू किया। तो मैं जेंडर, मर्दानगी के ऊपर, पितृसत्ता के ऊपर और वॉयलेंस को लेकर पुरुषों के साथ काम करता हूँ, ताकि वो संवेदनशील बने और उनके पास भी वो चश्मा मिले जिससे वो समुदाय में काम कर पाए, और वो एक खुशहाल जीवन जी पाए, और साथ में महिलाओं को मौके दे बाहर निकलने के, और अपनी सत्ता को बांट पाए। तो इसलिए मैं काम कर रहा हूँ पुरुषों के साथ। तो ये तो ऑल ओवर पूरा काम है जो चलता आ रहा है। पर एक आंदोलन की जब हम बात करते हैं, जब हम आंदोलन देखते हैं, बहुत सारे आंदोलन में मैं जुड़ा हूँ जहाँ पे मैंने अपना अहम भूमिका निभाई है। तो बहुत सारे आंदोलनों का मैं हिस्सा रहा हूँ। तो जेंडर को समझते हुए, जेंडर वाइज वोलेंस को समझते हुए, संविधान को समझते हुए, कैसे कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है और कैसे समाधान निकाला जाए, उस रास्ते पे अभी मैं काम कर रहा हूँ जी। थैंक्स आकाश, थैंक यू सो मच। और हाँ, मतलब शायद हम सबकी भी लगभग शक्ति अभियान में जितनी महिलाएं जुड़ी, हम सबकी भी कहानी काफी हद तक वैसे ही है कि जिंदगी में खुद ने कुछ जब आप बीती होती है तो बहुत ज्यादा कनेक्ट डेवलप होता है। तो औरतों का तो संघर्ष ही एक अलग स्तर पे रहा है। जब दुय्यम दर्जे का एक नागरिक समझा जाता है अपने देश के अंदर, तो वो फीलिंग, वो रेज अपने आप में तो होती ही है, लेकिन हम ऐसा समझते हैं कि जब वो कलेक्टिव रेज बन जाता है, तब हम आंदोलन खड़ा करने की शायद हिम्मत कर सकते हैं। तो वही प्रयास अभी चल रहे हैं। क्योंकि आपका काम और आपकी लिखाई और पढ़ाई भी काफी हद तक संविधान के इर्द गिर्द रही है, मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने के बारे में आपसे सवाल करना चाहती थी कि हम अक्सर संविधान के बारे में बड़े-बड़े वर्कशॉप्स में, सेमिनार्स में जब बात कर रहे होते हैं, तो इतना ज़्यादा मिस्ट्री बना देता है ना कॉन्स्टिट्यूशन को, जैसे कि कुछ चुनिंदा लोगों की मुट्ठी में है कानून और संविधान जैसी चीज़ें, और समझ में भी केवल उन्हीं को आ सकती हैं, क्योंकि वो तो एक मोटा किताब है जिसके अंदर आर्टिकल्स और बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। लेकिन मैं आपसे थोड़ा-सा रिक्वेस्ट करूँगी कि क्या आप संविधान को तोड़कर हमारे सामने थोड़ा शेयर कर सकते हैं कि ये हम सबका है। ये कुछ चुनिंदा एलीट समूह का मतलब जागीर नहीं है, बिल्कुल। ये हमारी है और ये हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी दिखती है। जी, बिल्कुल। जो आपने शब्द कहा है ना कि संविधान हमारा रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है, बिल्कुल है। मैं कोशिश करता हूँ कि संविधान को अपने 24 घंटे में मैं जीऊँ उसको, कैसे मैं उसको अपने साथ में रख सकता हूँ। क्योंकि संविधान को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, क्योंकि कभी लोगों ने संविधान को समझने की कोशिश ही नहीं की है। संविधान का नाम सुनते सब लोग दूर भागते हैं। उनको लगता है कि ये तो वकीलों का दस्तावेज है। सब लोग कहते हैं कि वकीलों का दस्तावेज है, ये तो बहुत बड़ी किताब है, ये कानून की किताब है, केवल कानून है इसमें। पर जब बात मूल्यों की आती है, जब हम सुबह से शाम तक देखते हैं कि हम किस तरीके से सामने वाले व्यक्ति से बात कर रहे हैं, वहां भी संविधान है। जब हम घर में रह रहे हैं, अपने भाई बहन के साथ रह रहे हैं, अपने मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं, गृहस्थी में रह रहे हैं, या अपने पड़ोसी के साथ रह रहे हैं, तो वहां पे भी संविधान है। क्योंकि संविधान की प्रस्तावना अगर व्यक्ति ने समझ ली, तो वो संविधान को जीने लग जाता है। जो संविधान का पूरा जो सार है वो प्रस्तावना में है। और इतना खूबसूरत संविधान भारत का संविधान है, बहुत खूबसूरत संविधान है। अगर आप उसको समझो तो, उसकी प्रस्तावना को समझो तो उसमें आगे हम बात भी करेंगे सेशन में कि कैसे संविधान की प्रस्तावना में कैसे गरिमामय जीवन की बात की गई है।
संविधान के जो मूल्य आप देखिए, कितने ही मूल्य हर व्यक्ति के लिए है। संविधान भारत के लोगों को समर्पित किया गया है। तो वो ऊपर से लेके लास्ट वाली लाइन तक जब हम पढ़ते हैं तो कितना जो सारे मूल्य हैं, बंधुता है, जो समता है, जो समानता है, जो न्याय की बात है, वो बहुत गहराई से लिखी हुई है और हर व्यक्ति को ध्यान में रखा गया है उसमें। तो संविधान को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं जब बात करता हूँ तो मैं जब देखता हूँ कि मेरी बातों से किसी को हानि ना पहुंचे, तो मुझे महसूस होता है कि हाँ, मैं संविधान के हिसाब से जी रहा हूँ। संविधान मुझे बार बार याद दिलाता है, बार बार मैं वो सारे वैल्यूज को साथ में लेके चलता हूँ, तब मेरे दिमाग में वो खटकता है। तो भारत का प्रत्येक नागरिक नागरिक अगर संविधान को जीने लगे, संविधान को मानने लगे और संविधान को अपने जीवन में उतारने लगे, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मैं मतलब हम सबको पता है कि संविधान अभी पूरी तरीके से लागू नहीं हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि संविधान 10% भी लागू नहीं हुआ है अभी तक, 10% भी लागू नहीं हुआ है। जिस दिन संविधान 75%, 50% लागू होगा, तो भी हमें एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। अ, संविधान की जब हम बात करते हैं तो संविधान सबके लिए बात कर रहा है। ये वही है कि मैं से हम के लिए बात कर रहा है, मैं अपने लिए बात नहीं कर रहा। अगर संविधान की मैं बात करता हूँ तो मैं पूरे समुदाय की बात कर रहा हूँ, जिसमें सब धर्म के लोग, सब जाति के लोग और सब जेंडर के लोग शामिल होते हैं। पर संविधान हमें स्वार्थ से हटाना हुआ सिखाता है, और संविधान हमें स्वतंत्रता देता है, पर संविधान हमें ये भी बता रहा होता है कि आपकी स्वतंत्रता किसी के लिए पाबंदी ना बन जाए। वो बहुत सारे नियम कायदे भी लेकर आता है, उनको समझने की जरूरत है। लोग इसको दूर भागते हैं अभी संविधान से, क्योंकि वो समझते हैं कि ये बहुत मोटी किताब है, ये समझ से परे है। पर जब हम लोग, मैं 2 साल से जो वर्कशॉप का काम कर रहा हूँ, संविधान की वर्कशॉप का, उसमें हमने एक मॉड्यूल बनाया है जिसमें हम पूरे 4 दिन की कार्यशाला इसलिए रखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना के ऊपर ही बात होती है। संविधान की प्रस्तावना के ऊपर ही हम 4 दिन बिताते हैं। उसमें 3 जो पैराग्राफ को हम लेते हैं कि संविधान किन कैसे लोगों को समर्पित किया गया है, कौन से लोगों की नागरिक जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी कौन सी है, लोगों को क्या मिलेगा संविधान से, वो संविधान की प्रस्तावना पे हम बात करते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर तरीके से संविधान की प्रस्तावना है, उसका सार है, जो हम आगे बात करेंगे सेशन में। क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग आई एम सॉरी क्योंकि इतने इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चल रहे हैं, तो मैं एक और सवाल पूछने से रोक नहीं पा रही अपने आप को। The combination of your work is so interesting. Masculinities, फेमिनिस्ट मूवमेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन, ये तीनों का मर्दानगी के विषय पे काम पुरुषों के साथ करते हुए, संविधान पे अधिकारों के बारे में बात करते हुए, और आपकी एक स्टेटमेंट भी आपने जो कही कि जो संविधान में भी लिखा हुआ है कि हमारे अधिकार किसी और के लिए पाबंदी ना बन जाए। पर हम शायद सेंचुरीज से देखते हुए आ रहे हैं, एक विशेष जेंडर के पास सारे विशेष अधिकार आ गए हैं और स्वतंत्रता पे काबिज हो गए हैं वो, उनके ऊपर उनके पास स्वतंत्रता का एक अपार भंडार है, और वो इतना है कि बाय डिफॉल्ट वो बाकी जेंडर्स के लिए, खासकर महिलाओं के लिए पाबंदी का जरिया बन रहा है। तो विद ड्यू एग्जिस्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, विथ ड्यू एग्जिस्टेंस ऑफ एक्नॉलेजमेंट कि हम संविधान मानने वाले देश हैं, वहां पर आपको क्या लगता है कि अब औरतों को या महिलाओं को कॉन्स्टिट्यूशन को टूल की तरीके से इस्तेमाल करना कैसे और किस तरीके से शुरू करना चाहिए? और फिर वहीं से आप मतलब यू कैन स्टार्ट विथ योर सेशन उसी को औजार बताते हुए। या हम्म, बिल्कुल, जब आंदोलन की बात आती है या हक अधिकार की बात आती है या किसी भी सत्ता के ऊपर बात आती है, तो हमें संविधान का सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि संविधान को टूल के रूप में भी यूज करना ही पड़ता है। और हर तरीके से वो जीवन में यूज हम लोग देखें, अगर जब हमारे साथ अत्याचार होता है या जब हमारे साथ अधिकारों का हनन होता है, तो हमें संविधान याद आते हैं, हमें कानून याद आते हैं, तो हम संविधान का सहारा लेते हैं। तो यही मैंने देखा है कि जब मैं लड़कों के साथ बात करता हूँ, जब मैं पुरुषों के साथ बात करता हूँ, और जब वो कहते हैं कि हमारे ऊपर इतना दबाव है, प्रेशर है कमाने का, और हम लोग अपने सपनों को पूरा ही नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी भावनाओं को व्यक्त ही नहीं कर पा रहे, तब मैं उनको संविधान को टूल बनाता हूँ। और मैं कहता हूँ कि देखो, संविधान में लिखा हुआ है, संविधान सबकी गरिमामय जीवन की बात करता है, संविधान बराबरी की बात कर रहा है, जहाँ संविधान करुणा की बात कर रहा है, जहाँ केवल सत्ता को बांटने की बात कर रहा है। तो आप
क्यों नहीं महिलाओं को मौके दे रहे हैं घर से बाहर निकलने के? आप क्यों एक अकेले व्यक्ति बन रहे हैं जो पूरे परिवार का पालन पोषण करने वाले व्यक्ति बन रहे हैं? आप अपनी महिलाओं को, अपनी बेटियों को सशक्त बनाइए। आप उनको घर से बाहर निकलने की इजाजत दीजिए ताकि आपका बाहर कम हो। भले ही आपका खर्चा महीने का 60,000 रुपए का है, अगर हो सकता है कि 30,000 आप कमाइए, 30,000 आपकी वाइफ कमाएगी, 30,000 आपकी बेटी कमाएगी, तो भार बटेगा। आप पूरा भार अपने ऊपर क्यों ओढ़ रहे हैं? तो इस तरीके से हम संविधान को टूल बनाते हैं और संविधान को लेकर बात करते हैं। जी। तो सेशन शुरू कर सकते हैं। जी जी, आप वो Please पीपीटी चला share दीजिए। the PPT. Sure, sure. Just a sec. मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? थैंक यू। स्टार्ट कर सकते हैं। जिसको थोड़ा ओके बहुत। ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो आज हम लोग बात कर रहे हैं संविधान और नारीवाद आंदोलन। अ, संविधान और नारीवाद आंदोलन, दो शब्द हैं इसमें, देखो, संविधान और नारीवाद आंदोलन। पर हम दोनों चीजों को समझेंगे, नारीवाद को भी समझेंगे और संविधान को भी समझेंगे। पर जब मैं नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं। जी जी, थैंक यू। जब मैं नारीवाद की बात करता हूं तो मैं अपने जब काम को देखता हूं और मैं जिन लोगों के साथ मैंने काम किया है उनके अनुभवों को देखता हूं, क्योंकि मेरा पूरा काम नारीवादी आंदोलन में रहा है। तो संविधान नारीवाद एक दूसरे के पूरक है। संविधान वह कानूनी आधार देता है जिससे नारीवाद आंदोलन आगे बढ़ता है, और नारीवाद वह सामाजिक चेतना देता है जो संविधान के आदर्शों के जीवन में उतारने में मदद करती है। ये पूरी बात को हम समझेंगे कि संविधान कैसे कानूनी आधार देता है और नारीवाद आंदोलन कैसे आगे बढ़ता है, जो सामाजिक चेतना का रूप है। तो जब मैं बात करता हूँ नारीवाद की, तो नारीवाद मेरे को कमला बसीन, आप सब जानते होंगे, और कमला बसीन की कही हुई बातें मेरे को याद आती है। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे। जी। तो कमला वसीम की बात मुझे याद आती है, और कमला वसीम की ने कहा था कि मेरे लिए नारीवाद कभी भी पुरुष विरोधी नहीं रहा है, ये पितृसत्ता विरोधी रहा है। ये कमला वसीम ने कहा था। आप स्लाइड पे देख सकते हैं कि मैंने कमला वसीम की बात को लेकर कुछ शब्द को बिखेरे हैं। इसमें बहुत सारे शब्द हैं जो आप देखेंगे। अधिकार है, जेंडर समानता है, और इसमें और भी शब्द हैं, वो आप इसमें पढ़ सकते हैं। तो ये शब्द मैंने यहाँ क्यों डाले हैं? क्योंकि ये नारीवाद की जड़ें हैं। नारीवाद एक विचार और आंदोलन है जो महिलाओं के सम्मान, अधिकार, अवसर और गरिमा की बात करता है। ये समाज में मौजूद पितृसत्तात्मक सोच और भेदभाव को चुनौती देता है। मैं मेरी नारीवाद की परिभाषा ये बनी है अभी तक। ये महिलाओं को उतने ही अधिकार और अवसर और सम्मान मिले जितने पुरुषों को। नारीवाद कहता है महिलाओं को उतने ही अधिकार और अवसर और सम्मान मिले जितने पुरुषों को मिलते हैं। और मतलब नारीवाद को लेकर जब मैं नारीवाद के ऊपर काम करता हूँ तो बहुत सारे पुरुष लोग, बहुत सारे साथी लोग कहते हैं कि नारीवाद से दूर भागते हैं और नारीवाद को कहते हैं कि ये तो मातृसत्ता का काम है, मतलब नारीवाद तो केवल महिलाओं की बात करता है। पर हम सबको ये समझने की जरूरत है। यहाँ पे मैं पुरुषों को भी बहुत समझाता हूँ कि नारीवाद बराबरी की बात करता है। नारीवाद बराबरी की बात करता है। ये एक सोच और आंदोलन है जो कहता है महिलाओं को ही उतने अधिकार, अवसर और सम्मान मिले जितने पुरुषों को। नारीवाद मात्र सत्ता नहीं है। ये बहुत बड़ी गलत फहमी है लोगों के बीच की। नारीवाद का मतलब औरतों औरतों की चलेगी। नारीवाद बराबरी की बात करता है, मर्द की बराबरी हर काम में, औरत की बराबरी हर अधिकार में। बहुत ही मतलब सुंदर शब्दों में हमने कुछ साथियों ने मिलकर हमने लिखा था कि मर्द की बराबरी हर काम में, औरत की बराबरी हर अधिकार में।
अगर आप ये सारे जो शब्द कमला बसेन की कही हुई बात के नीचे देखेंगे कि नारीवाद बराबरी की बात करता है, वो बंधुता की बात करता है, वो समता की बात करता है, वो न्याय की बात करता है, वो जेंडर समानता की बात करता है, वो अधिकार की बात करता है, वो घरेलू सामाजिक और आर्थिक सब मामलों में बराबरी की बात करता है। तो नारीवाद का उद्देश्य है, हम लोगों ने समझा है कि लिंग आधारित, जेंडर आधारित भेदभाव को खत्म करना। ये नारीवाद का मुख्य उद्देश्य रहा है। पितृसत्ता को चुनौती देना, महिलाओं की स्वतंत्रता और निर्णय लेने की क्षमता को मान्यता देना और मजबूत बनाना महिलाओं को, और उनकी क्षमता को कैपेसिटी बिल्ड करना, समान मौकों के लिए समान वेतन देना, ये भी नारीवाद के आंदोलन से जुड़ा है। घरेलू, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में बराबरी की लड़ाई नारीवाद लड़ता है। नेक्स्ट स्लाइड करेंगे जी। तो नारीवाद जो काम कर रहा है, नारीवाद जो बात कर रहा है, वो तो हमने समझी कि नारीवाद समानता की बात कर रहा है, समता की बात कर रहा है। जब हम संविधान की प्रस्तावना पढ़ते हैं तो एक बार संविधान की जो पूरी प्रस्तावना है इसको गौर कीजिएगा। इसमें वो सारे मूल्य हैं जो नारीवाद आंदोलन बात कर रहा है। इसमें समानता और न्याय को मूल मूल्य बनाया गया है। संविधान में नारीवाद का जब हम दृष्टिकोण देखते हैं तो इसमें समानता और न्याय को मूल मूल्य बनाया गया है। ये मानता है कि महिलाओं की गरिमा और अधिकार Niikan, मानव अधिकारों का हिस्सा है। niikan pilkan monta. संविधान ये मानता है कि महिलाओं की, हेलो, अ, कुछ हाँ, आवाज आ रही है। सॉरी आकाश, वो एक्चुअली किसी का ओके, माइक ओपन हो गया था, मैंने वो म्यूट कर दिया। ओके। तो नारीवाद की जो बात होती है तो महिलाओं की गरिमा और अधिकार मानव अधिकारों का ही हिस्सा है। नारीवाद कहता है कि महिलाओं की गरिमा और महिलाओं के जो अधिकार है वो मानव अधिकारों का हिस्सा है। ये लोगों को समझाता है मानव अधिकारों का हिस्सा है, कोई अलग से नहीं है। हम जब संविधान को हम देखते हैं, संविधान नारीवाद को हम देखते हैं, संविधान सभा की कई महिला सदस्य हैं। उनका नाम है हंसा मेहता, देशमुख, दुर्गाबाई देशमुख, अमृत कौर, सरोजनी नायडू आदि ने महिलाओं के अधिकार को शामिल करने में अहम भूमिका निभाई है जब संविधान का निर्माण हो रहा था। इन सभी महिलाओं ने नारीवाद की, अ, हम बोले नींव, तभी इन्होंने संविधान में रख दी थी। ये वाली जो नींव कि कैसे समता, समानता, न्याय और कैसे महिलाओं के लिए हक अधिकार की बात हो। संविधान इसलिए है, संविधान और नारीवाद एक दूसरे के पूरक हैं। संविधान कानूनी ताकत देता है, नारीवाद आंदोलन को संविधान कानूनी ताकत देता है। नारीवाद सामाजिक चेतना पैदा करता है। भारतीय संविधान में नारीवाद सोच की झलक संविधान सभा की महिलाओं से हम देख सकते हैं। अब जब हम संविधान की प्रस्तावना देखेंगे और संविधान की वैल्यूज को देखेंगे तो वो हमें कहीं ना कहीं नारीवादी, अगर हम आंदोलन को देखते हैं और नारीवादी आंदोलन की मांगों को देखते हैं तो उससे मिलती जुलती पूरी बातें हैं। जहाँ पे वो महिलाओं के लिए समानता की बात कर रहे हैं, जहाँ बराबरी की बात कर रहे हैं, समान वेतन की बात कर रहे हैं, हक अधिकार की बात कर रहे हैं, तो वो बहुत मिलती जुलती पूरी बातें हैं। भारत में कई नारीवादी आंदोलन ने संविधान को अपना संघर्ष का आधार भी बनाया है। ये भी हमें बहुत समझने की जरूरत है। जितने भी नारीवादी आंदोलन हुए उनको हमें देखने की जरूरत है। समान वेतन आंदोलन हम देख सकते हैं। हम पोष वाला जो आंदोलन है वो हम देख सकते हैं। घरेलू हिंसा से सुरक्षा अधिनियम जो है, यौन उत्पीड़न जो कानून है वो हम देख सकते हैं। आरक्षण की मांग है, 33% जो आरक्षण महिला की मांग रहा है उसको हम बढ़ाने की बार बार बात करते हैं। तो वो सब हम चीज देख सकते हैं। अब मैं संविधान की प्रस्तावना को हम जब गौर से देखते हैं तो इसमें मैं 4 पंक्तियों के ऊपर बात करूंगा। नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं। एक मिनट, ये स्लाइड दिख रही है ना? ये आपने जूम की है क्या? नहीं नहीं, जूम तो नहीं करी है। है ना?
ओके ओके। एक सेकंड रुकिए। अब ठीक है? अस्मा आकाश अभी दीदी। ठीक है? हाँ जी हाँ जी, अभी ठीक है। 1 मिनट, मेरा ये कहाँ चला गया। हाँ, तो जो ये स्लाइड में जो मैं बातें इतनी सारी बात बता रहा था, तो इस स्लाइड में जो लिखा हुआ है वो आप सब पढ़ सकते हैं। संविधान कहता है कि एक ऐसा समाज बनाना जहाँ कोई भी व्यक्ति उसके जेंडर लिंग के कारण भेदभाव मुक्त ना रह जाए, मतलब पीछे ना रह जाए। ये जो बात कर रहा है वो हमारा संविधान के थोड़े से मूल मूल को मैं लेकर बात कर रहा हूँ। 1 मिनट, मेरा ये। हाँ, तो संविधान और नारीवाद की जब हम बात कर रहे हैं तो ये समानता की साझा कैसे है, एक हम इसको पूरक कैसे बताते हैं, तो भारत का संविधान केवल अ, एक ऐसा समाज बनाना जहाँ कोई भी व्यक्ति उसके जेंडर लिंग के कारण पीछे ना रह जाए, ये संविधान कहता है। भारतीय संविधान ये समानता, स्वतंत्रता, गरिमा और न्याय की बात करता है, जो नारीवाद के मूल मूल्य है। जब हम नारीवाद के आंदोलन को पूरा पढ़ते हैं, पिछले आंदोलन, महिला आंदोलन देखते हैं, तो उनके मूल मूल्य हमेशा समानता, स्वतंत्रता, गरिमा और न्याय की बात करते हैं। संविधान महिलाओं को यह हिम्मत देता है कि वह कह सके कि मैं बराबर हूं, मुझे किसी से कम नहीं समझा जा सकता। नारीवाद इसी संविधान हक को सामाजिक आंदोलन के रूप में जीता है, ताकि हर महिला अपने हक के लिए डटकर खड़ी रह सके, डटकर बात कर सके। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जी, जब हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं और संविधान की प्रस्तावना को जब हम समझते हैं, तो जो लाइन, जो पंक्तियां यहाँ मैंने ऊपर की हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, हमें इस इन सारी लाइनों को हमें समझना होगा। सामाजिक न्याय, जब हम महिला आंदोलन की बात करते हैं तो तब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं। महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव, हिंसा और असमान व्यवहार को खत्म करने की आधारशिला के ऊपर बात करते हैं। तो संविधान वही चीज रखता है। संविधान महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव, हिंसा और असमान व्यवहार को खत्म करने की आधारशिला रखता है नारीवादी आंदोलन में। आर्थिक न्याय रखता है, महिलाओं को बराबर मजदूरी, रोजगार के अवसर, संपत्ति के अधिकार और आर्थिक स्वतंत्रता दिलाने का संवैधानिक आधार देता है संविधान। नारीवादी आंदोलन में हमें ये आधार संविधान से मिलता है। राजनीतिक न्याय, महिलाओं को वोट देने, चुनाव लड़ने, निर्णय प्रक्रियाओं में बराबर भागीदारी, हक सुनिश्चित करने की बात कहने की, राजनीति में चुनाव लड़ने की, ये पूरी मजबूती से पूरी ताकत हमें संविधान देता है नारीवादी आंदोलन में। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जब हम विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं और जब हम नारीवादी आंदोलन में विचार और अभिव्यक्ति की बात करते हैं, तो महिलाएं अपने विचार, अनुभव और समस्याएं खुल कर रख सकती है। ये संविधान से कानूनी आधार हमें मिलता है नारीवादी आंदोलन में। घरेलू या सामाजिक दबाव के बावजूद अपनी आवाज उठाने का संवैधानिक अधिकार संविधान नारीवादी आंदोलन को आधार आधार देता है, ये सारी चीज का, कि बहुत सारी महिलाओं की स्थिति घर के काम में फंसी हुई है, जहाँ पे वो चूल्हा चौका के नीचे फंसी हुई है, सुबह का खाना बनाना, शाम का खाना बनाना और हिंसा सहते जाना। वहां एक विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, जो नारीवाद आंदोलन बहुत कहता है कि खुलकर अपनी बात रखो। हर महिला को वो ताकत देता है जहां संविधान ये सहारा देता है। विश्वास और धर्म उपासना की स्वतंत्रता, महिलाएं अपनी मर्जी से धर्म चुनने, मानने और उपासना करने के लिए स्वतंत्र है। धार्मिक या परंपरागत प्रथाओं के नाम पर होने वाले किसी भेदभाव, प्रतिबंध को चुनौती देने के लिए शक्ति मिलती है संविधान से। तो ये जो 4-5 पॉइंट लिखे हुए हैं, ये यहाँ तक सीमित नहीं है। ये बहुत बड़े पॉइंट्स हो सकते हैं और इन पे पूरी दिन और पूरे सुबह शाम 4-5 दिन हम बात कर सकते हैं। ये इतने सारे पॉइंट्स हैं जो संविधान और
नारीवादी आंदोलन से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। संविधान की प्रस्तावना महिलाओं को बराबरी, स्वतंत्रता और न्याय का ऐसा आधार देती है जो उन्हें भेदभाव से मुक्त, सशक्त और आत्मनिर्भर नागरिक बनाने में मदद करती है। ये सिर्फ अधिकार नहीं देता, बल्कि राज्य और समाज में ये जिम्मेदारी भी डालता है कि महिलाएं इन अधिकारों को पूरी गरिमा के साथ जी सके। तो ये हम संविधान से सीखते हैं, और संविधान ताकत देता है आंदोलन को, बहुत सारे ताकत देता है बहुत सारे आंदोलन को। ये पंक्तियां अगर हम देखें तो पंक्तियां महिलाओं को बराबरी, स्वतंत्रता, आत्मसम्मान और न्याय दिलाने की आधारशिला है। जो हम प्रस्तावना की ये जो पंक्तियां हम देखते हैं, ये आधारशिला है आत्मसम्मान की, बराबरी की, स्वतंत्रता की। इन्हीं मूल सिद्धांतों के आधार पर देश में महिलाओं के खिलाफ भेदभाव रोकने वाले कानून बने हैं। हमें ये समझने की जरूरत है, इन्हीं इन्हीं मूल सिद्धांतों के आधार पर जो यहाँ लिखे हुए हैं, और भी बहुत सारे इसमें जोड़े जा सकते हैं, और महिलाएं अपने अधिकार मांगने की संवैधानिक ताकत पाती है इन्हीं लाइनों से, इन्हीं पंक्तियों से। नेक्स्ट स्लाइड कर सकते हैं। जी, अगली लाइन जब हम देखते हैं संविधान की प्रस्तावना की पंक्ति पंक्ति को, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा। तो प्रतिष्ठा का अधिक, आत्मसम्मान और सम्मान की नींव, ये पंक्ति कहती है कि हर व्यक्ति, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, सम्मान गरिमा का अधिकार है। भारतीय समाज में यहाँ परंपरागत रूप से महिलाओं को द्वितीय श्रेणी का दर्जा दिया गया। वहां यह पंक्ति स्पष्ट रूप से बताती है कि महिलाओं की गरिमा भी उतनी ही पवित्र और संरक्षित है जितनी पुरुषों की। तो हम देखते हैं कि समाज में जेंडर को कैसे विभाजन किया गया है। प्रथम को पुरुष, द्वितीय को महिला, और अब हम देखते हैं कि ट्रांसजेंडर को हम द्वितीय तृतीय कहने लग जाते हैं। तो ये पंक्ति है संविधान में जो प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए उनमें गरिमा में जीवन की बात करती है। अवसर की समता, समान भागीदारी की बात करती है। ये सुनिश्चित करता है कि महिलाओं को शिक्षा, रोजगार, राजनीति, सार्वजनिक जीवन में समान अवसर मिले। महिला आंदोलन ने इसी सिद्धांत के आधार पर समान वेतन, समान प्रतिनिधित्व और लैंगिक न्याय की मांग उठाई। संविधान की पंक्ति महिलाओं को यह अधिकार देती है, अगर समाज या संस्थाएं उनके अवसर सीमित करे तो ये देकर अपने हक की मांग कर सके। व्यक्ति की गरिमा, जब हम गरिमामयी जीवन की बात करते हैं, क्योंकि पूरा नारीवादी जो आंदोलन है वो तो गरिमामयी जीवन की ही बात कर रहा है। यह बताता है कि हर महिला एक स्वतंत्र व्यक्ति है, केवल माँ, पत्नी या बेटी के रूप में नहीं। इसमें महिला आंदोलन को यह वैचारिक आधार मिला कि महिला अपने जीवन, शरीर, विचार और निर्णयों पर स्वयं हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी आकाश, हेलो। आ रही है आवाज। हाँ जी, हाँ जी, थैंक यू। संविधान की व्यक्ति महिलाओं को यह अधिकार देती है कि अगर समाज या संस्थाएं उनके अवसर सीमित करे तो संविधान का हवाला देकर वे अपने हक की मांग कर सकती है। इससे महिला आंदोलन को ये वैचारिक आधार मिला कि महिला अपने जीवन, शरीर, विचार और निर्णय पर स्वयं अधिकार रखती है। तो अगर हम देखते हैं कि नारीवादी आंदोलन, और हम कहते हैं कि नारीवादी आंदोलन पितृसत्तात्मक सोच और भेदभाव को चुनौती देती है। तो जैसे नारीवादी आंदोलन केवल मातृसत्ता की बात नहीं कर रही है, वो कतई ही नहीं है कि नारीवादी का मतलब मातृसत्ता है। नारीवादी बराबरी की बात करती है, और वो सभी को समझाती है कि समता, समानता, न्याय, बंधुता ये सबके लिए कितने महत्वपूर्ण है। इसलिए संविधान और नारीवाद एक दूसरे के पूरक है। संविधान पे कानूनी आधार देता है जिसमें नारीवादी आंदोलन आगे बढ़ता है। संविधान के बिना नारीवादी आंदोलन नहीं आगे बढ़ सकता है। ये भी हम सब लोगों को समझने की जरूरत है। और जब हम बात करते हैं पितृसत्ता की, तो पितृसत्ता न केवल महिलाओं को नुकसान करती है,
हम जब मैं पुरुषों के साथ काम करता हूं तो मैं उनको बताता हूं कि पितृसत्ता पुरुषों का भी बराबर रूप से नुकसान करती है। पितृसत्ता एक पुरुष को उसके पुरुषत्व में बांध देती है। वर्षों से इसी पितृसत्ता ने सिखाया है कि मर्द रोते नहीं है, मर्द को दर्द नहीं होता है, जबकि रोना और अपनी भावनाओं को व्यक्त कर पाना एक मानवीय खूबी है। रोना, प्रेम करना, तमाम तरह के बाकी इमोशंस भी मानवीय गुण हैं। इन इमोशंस पर भी बहुत चालाकी से पितृसत्ता ने अपनी पकड़ बनाकर पुरुषों को इमोशनल और स्टेरियोटाइप्स किया है। पुरुष रोते भी हैं, पुरुष खाना भी बनाते हैं, पुरुष पिंक कलर भी पसंद करते हैं, पुरुष पुरुष हाउस बैंड होना भी पसंद करते हैं, पुरुष ड्राइविंग नहीं करना भी चाह सकते हैं, पुरुष टूट भी सकते हैं, पुरुष बिखर भी सकते हैं। इन सारी चीजों को नॉर्मलाइज करने की लड़ाई भी नारीवाद है। ये भी हमें समझना है कि इन सारी चीजों को नॉर्मलाइज करने की लड़ाई भी नारीवाद है। तो नारीवाद और संविधान एक दूसरे के पूरक हैं, और दोनों को मिलकर ही ये आंदोलन एक दूसरे से मूल्यों को जोड़ते हुए, एक दूसरे के मूल्यों को देखते हुए आगे बढ़ता है। जैसे हमने बात की, जब संविधान का निर्माण हो रहा तो कैसे महिलाओं ने अपनी भूमिका निभाई, और कैसे वो जो तत्व मूल्य आने चाहिए उनमें अपनी पूरी भागीदारी निभाई। तो संविधान और नारीवाद एक दूसरे के पूरक है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये हमने बात की कि सब भारत का संविधान केवल कानून का दस्तावेज नहीं है, बल्कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता, समता का सपना है। एक ऐसा समाज जहां सब लोग खुलकर जी सके, खुलकर अपनी बात व्यक्त कर सके। एक ऐसा समाज जहां सबको सेफ स्पेस हो अपनी बात रखने का, जहां सब लोग एक दूसरे की सोचते हो, जहां लोग संवेदनशील हो, जहां एक दूसरे की मदद करते हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां कोई हिंसा ना हो। तो भारत का संविधान केवल कानून का दस्तावेज नहीं है जहां संविधान को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां है, बल्कि न्याय, समानता और स्वतंत्रता का सपना है। एक ऐसा सपना जो हर स्त्री पुरुष, हर व्यक्ति के अधिकार और सम्मान को बराबरी से देखता है। नारीवाद उसी संवैधानिक भावना की आत्मा है जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति उसके लिंग, जाति, धर्म या वर्ग के कारण छोटा या बड़ा नहीं है। जहाँ संविधान हमें समान अधिकार देता है, वहीं नारीवाद हमें ये सिखाता है उन अधिकारों को जीना, मांगना और दूसरों के लिए सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य है। नारीवाद हमें ये भी सिखाता है कि ये हमारा कर्तव्य है सबके लिए हमें आवाज उठाना। जब संविधान और नारीवाद साथ साथ चलते हैं तो समाज में यह परिवर्तन आता है जो केवल कानून से नहीं बल्कि चेतना से संभव होता है। इसलिए संविधान को पढ़ना ही नहीं, उसे जीना है, और नारीवाद को समझना ही नहीं, उसे अपनाना भी है। तो जब हम नारीवाद और संविधान की बात करते हैं तो भारतीय महिला आंदोलन की वैचारिक रीढ़ हम बोल सकते हैं ये संविधान है। यह महिलाओं को यह कहने की ताकत ताकत देता है कि हमारी गरिमा, सम्मान, अवसर और सम्मान कोई उपकार नहीं, हमारा संवैधानिक अधिकार है। ये संविधान वो ताकत देता है नारीवादी आंदोलन को। तो हमें संविधान के बहुत सारे आर्टिकल्स को समझने की जरूरत है जो ये सारे मूल्यों के ऊपर बात करते हैं। अनुच्छेद आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 42, आर्टिकल 51, ये हमें नारीवादी मूल्यों को समझाते हैं। जी। एक और खास बात मैं जो यहाँ मैं रखना चाहता हूँ वो ये है, कई कई बार ये होता है कि जब हम बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि मैं नारीवादी नहीं हूँ, पर मैं समानता की पक्ष पक्ष में हूँ। तो ये अधिकांश बात आज के चलन में है, और ये भी हमें समझना है, क्योंकि नारीवाद का एक बहुत ही अलग नेगेटिव बातें, नेगेटिव अर्थ लोग निकालते हैं। तो नारीवाद कैसे
समानता की बात करता है, समता की बात करता है, वो हमें जमीन पर लेकर आने की जरूरत है। और कैसे वो हक अधिकार की बात करता है, वो हमें जमीन पर लाने की जरूरत है। जी, नेक्स्ट स्लाइड। I जी। think the आकाश, PPT आई got थिंक completed. या प्रेजेंटेशन तो कंप्लीट हो गई है। आई थिंक हम थोड़ा सा प्लेटफॉर्म जो लोग जुड़े हैं उनके लिए ओपन कर सकते हैं। अगर किसी के पास कोई सवाल है आकाश के लिए या इन जनरल कोई रिफ्लेक्शन है तो जरूर पूछ सकते हैं सभी लोग। बारी बारी से अपना हैंड रेज करके पूछेंगे तो ज्यादा आसान होगा। किसी का कोई सवाल है क्या? बस मैं एक आखिरी सवाल है तो सब लोग पूछिएगा। पर यह है कि एक चीज और ध्यान रखने की हम सबको आवश्यकता है, योग्य है, ध्यान में रखना चाहिए कि फेमिनिज्म केवल स्त्री और पुरुष को बल्कि LGBTQI, विकलांगों, जातीय शोषितों, सामाजिक आर्थिक वंचितों, आदिवासियों, सभी के लिए बराबरी के व्यवहार और अधिकार की समर्थन करता है। मेरी नजर में मेरा अनुभव है ये कि नारीवाद को लेकर। मैं एक सवाल कर सकती हूँ? जी सिंथिया जी। हाँ, बस मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपको नारीवाद में और पुरुषों के साथ काम करने में क्या अंतर, मतलब क्या डिफरेंस लगता है कि मैस्कुलिनिटी के बारे में जब आप काम करते हैं, आ, आप आपको रिसेप्शन कैसा मिलता है? और संविधान में जो एक दृष्टिकोण है इक्वालिटी के बारे में, और ये फेमिनिज्म और मैस्कुलिनिटीज के जो एक क्या कहते हैं, एक संवाद जो है, और डायलॉग बिटवीन मैस्कुलिनिटी एंड फेमिनिज्म, आपको कैसा लगता है? जी। तो आपने दो तीन सवाल पूछे हैं, तो मैं तीनों चारों सवालों का जवाब देने की कोशिश करूंगा। मर्दानगी के ऊपर जो मैं मेरा काम है, वो मेरी समझ पहले मैंने संविधान के ऊपर बनाई और संविधान के वैल्यूज को मैंने जाना। और फिर मैं फेमिनिस्ट प्रोग्राम से, बहुत सारे प्रोग्राम से मैं जुड़ा, तब मुझे समझ में आया कि जो संविधान कह रहा है वही नारीवाद कह रहा है। और जब मुझे समझ में आया कि जब मैं काम कर रहा था, जो मैंने आदिवासी इलाकों में मैं गया, मैंने अपने समुदाय में देखा, दलित समुदाय में देखा कि किसकी स्थिति ज्यादा खराब है, कौन से जेंडर की स्थिति ज्यादा खराब है, तो मुझे समझ में आया कि इस स्थिति को सही करने के लिए हमें मर्दानगी पे भी काम करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि सत्ता किसके हाथ में है, ज्यादा पावर में अभी कौन है? पुरुष। तो कैसे पुरुष अपनी सत्ता को छोड़े, कैसे पुरुष संवेदनशील बने, और कैसे वो करुणा आए पुरुषों में, वो सोचें कि एक महिला का दर्द क्या हो सकता है, एक समुदाय में अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अगर उनके दो बात कहने पर कैसे लोग नाराज हो रहे हैं। मतलब मैं इतना कहना चाहूंगा कि बहुत सारी गालियां हम देख सकते हैं, जो सारी गालियां वो महिलाओं के नाम से बनी हैं। हम जब पुरुष की बात करें, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारी हिंसा हम देख सकते हैं। हम प्रत्येक दिन हम अखबार पढ़ते हैं, हम अखबार की खबरें देख सकते हैं। जब मैंने ये बात समझी कि समाज महिलाओं लड़कियों की सुरक्षा किससे करता है, किसी जानवर से तो नहीं करता है ना, पुरुषों से करता है। तो पुरुष मर्दानगी के साथ और पुरुषों के साथ काम करने की बहुत जरूरत है। क्योंकि ये सामाजिकरण है, जो सामाजिकरण जो उनका हुआ है, जो पालन पोषण हुआ है उनका, जिस परवरिश जैसी परवरिश में वो बड़े हुए हैं, उनको सिखाया ही यही गया है कि उनको ताकतवर रहना है, उनको दब कर नहीं रहना, उनको महिलाओं को मुट्ठी में रखना है, उनको ऊंची आवाज में बात करना है, उनको पतली आवाज में बात नहीं करना, उनको रोना नहीं है, उनकी अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करना, बहुत सारी चीजें हैं।
जो मर्दानगी को लेकर इर्द गिर्द पूरी घूमती हैं। तो मुझे समझ में आया कि कैसे उस सामाजिकरण को मैं तोड़ सकता हूँ, कैसे मैं उनको पॉजिटिव, सकारात्मक मर्दानगी बोलो, भले ही खूबसूरत मर्दानगी बोलो, उसकी तरफ मैं कैसे उनको लेके जा सकता हूँ, कैसे उनको संवेदनशील बना सकता हूँ, कैसे उनको जेंडर समानता का चश्मा दे सकता हूँ, उसके लिए मैं काम करूँ। तो इसलिए मैंने नारीवाद का जब शुरुआत में मुझे बड़ी दिक्कत आई, बहुत परेशानी आई जब मैं नारीवाद की बात करता था, तो मुझे ही बहुत सारे लोग समझते थे कि मैं महिला पक्षधर हूँ और मैं मुझ में लड़के वाले गुण हैं, इसलिए मैं महिला नारीवाद की बात कर रहा हूँ। तो बहुत सारे लोग ये समझते थे, पर मैंने बताया कि नारीवाद, जैसा मैं अभी बोल रहा था मेरी बात में, कि नारीवाद का सब लोग मतलब समझते हैं कि मातृसत्ता की बात कर रहे हैं, ये तो महिलाओं की बात कर रहे हैं। पर मैंने बोला नहीं, ये सारे वैल्यूज की बात कर रहे हैं जो संविधान करता है, जो संविधान समता की बात कर रहा है, समानता की बात कर रहा है, न्याय की बात कर रहा है, करुणा की बात कर रहा है, वही नारीवाद बात कर रहा है। नारीवाद बराबरी की बात कर रहा है। नारीवाद कह रहा है कि अ, नारीवाद पुरुषों के हकों की भी बात कर रहा है। वो चाहता है कि इतना भार लेकर पुरुष क्यों चले, वो महिलाओं को आगे लेकर आए। ये तो हम सबको पता है कि पितृसत्ता समाज में ज्यादा जो पीड़ित है वो महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, लड़कियां हैं, सबसे ज्यादा पीड़ित महिलाएं हैं। पर कहीं ना कहीं पितृसत्ता ने पुरुषों का को भी शिकार बनाया है। नारीवाद ये भी हमें समझाता है कि कैसे पुरुष शिकार हुए हैं और कैसे पुरुष दबे हुए हैं। तो वो सारी बात भी मैंने नारीवाद से समझी, और फिर इसलिए मैंने नारीवाद को अपने काम में शामिल किया कि मैं कैसे काम करूं। क्योंकि नारीवाद आंदोलन को साथ में लेने का ये भी था कि क्योंकि बहुत सारी महिलाएं, कमला बसीन का बहुत अच्छा है कि कमला बसीन कहती थी कि जिस कुएं से आदमी लोग पानी पीते हैं उसी कुएं से महिलाएं भी पानी पीती है। तो पितृसत्ता जो है वो महिला में भी है। क्योंकि जिन मर्दों के साथ मैंने काम किया, जिन पुरुषों के साथ, लड़कों के साथ काम किया, अगर वो संवेदनशील हो रहे हैं, वो अपने वापस अपने घर में जा रहे हैं, अगर एक लड़का अपने बर्तन खुद साफ करने लग रहा है तो उसकी मम्मी आके रोक रही है कि बेटा तेरा ये काम नहीं है, ये तेरा काम नहीं है, ये मेरा काम है, ये दीदी का काम है। तो इसलिए ये नारीवाद की जो बात है वो महिलाओं तक में कैसे, महिलाओं का भी वो पितृसत्तात्मक चश्मा कैसे उतर सके, तो उसके लिए मैंने वो सारा बनाया और संविधान को सारा बनाया। एक और मेरे सप्लीमेंट्री सवाल है। आप जो आपने जो बताया ना, उसका एक हाँ सप्लीमेंट्री जी, हाँ जी। सवाल है, दे दो, पूछो। अच्छा, तो हाँ जी। आपने बोलते वक्त कहा कि आप आदिवासी समुदाय के लोग के साथ भी काम किया, है ना? रिसेंटली मैं अभी काम कर, हाँ, 1 साल से मैं उदयपुर में हूँ, और मैं गोकुंदा वाला जो क्षेत्र है वहां पे मैं लड़कों के साथ काम कर रहा हूँ, पुरुषों के साथ। मतलब आदिवासी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, तो आपको कुछ मतलब अंतर दिखा, जो आदिवासी के पुरुषों के गुण जो है उनमें हम्म। और बाकी जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी है उनमें गुण हम्म। आपको कुछ फर्क दिखा? और अगर है, हाँ, तो क्या फर्क दिखा आपको? जी, 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 जी। तो जब हम आदिवासी इलाकों में काम में कर रहा हूँ तो मेरी ये समझ बनी, क्योंकि मैं 2 कम्युनिटी के साथ अभी काम कर रहा हूँ, भील कम्युनिटी, और अभी अभी हमें मतलब, क्योंकि जो पूरी कम्युनिटी आदिवासी, उनकी बहुत आस्था होती है, और कहीं ना कहीं आस्था में वो महिलाओं का सम्मान करना भी सीखते हैं, मैं ये भी मानता हूँ। क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा त्योहार बनाया जाता है, जो अभी बना था, गौरी। आप लोग गौरी को जानते होंगे, गौरी एक त्योहार बनाया जाता है जिसमें भील जाति के सारे पुरुष लोग महिलाओं का वेश धारण करते हैं, और वो कुछ बहुत सारे नाटक करते हैं समुदाय में। तो यहाँ पे यह है कि आदिवासी इलाके में वो घर का जो काम है वो करते हैं पुरुष लोग, वो कभी ऐसा नहीं मानते कि ये महिलाओं का काम है। पर जो सत्ता है, जो रूतिया है, उसमें अभी भी पितृसत्ता में उनमें मैं देखता हूँ। मतलब काम में वो बट मैं नहीं देख पा है कि घर का काम सबका काम है। वो लोग समझते हैं कोई भी कुछ भी काम कर रहा है, पुरुष भी कर रहा है, महिला भी कर रही है, और बच्चों को भी सिखा रहे हैं। पर जो आखिरी निर्णय है घर का और जो सत्ता है वो अभी भी पुरुषों के हाथ में है।
और गांव की जब मैं बात करता हूँ, क्योंकि उनके लिए कोई बाहर का व्यक्ति हो गया या फिल्म फिल्म में देखने वाले कोई व्यक्ति हो गए, तो उनकी मैस्कुलिनिटी का लेवल थोड़ा सा अलग हो जाता है। वो सोचते हैं कि मुझे उस हीरो की तरह बनना है, मुझे शहर में रहकर काम करना है, और मुझे ये सारी चीजें अपनानी है। तो मैं जिन लड़कों के साथ काम कर रहा हूँ उनका मेरा अनुभव है। शुक्रिया। किसी और का कोई सवाल है क्या? कोई भी अगर कोई सवाल पूछना चाहता है तो अपना कैम माइक ऑन करके पूछ सकता है। आई थिंक किसी का कोई सवाल नहीं है। मेरे यहाँ जस्ट फॉर अगर किसी और का सवाल नहीं है तो मेरे पास और एक सवाल है। यस यस सिंथिया बुरा न जी। माने तो। प्लीज अच्छा, प्लीज। मुझे मुझे ये पूछना था कि क्या जो जो उसके फैमिली के अंदर और कम्युनिटी के अंदर जो आदिवासी लोग जैसे सोशलाइजेशन होता है ना, सामाजिकरण, बाहर के लोगों का सामाजिकरण में और उनके सामाजिकरण में शायद कुछ अंतर है, लेकिन बाहर के जो मर्दानगी का जो मौल्य है वो क्या इन आदिवासियों के ऊपर बहुत ज्यादा पड़ता है या ऑपरेशन ज्यादा पड़ता है? मतलब नॉट अबाउट देयर मैन वुमन रिलेशनशिप बट मैन टू मैन, एक मेन स्ट्रीम पुरुष और एक आदिवासी पुरुष, उन दोनों के बीच में जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है? जी। तो मतलब आदिवासी इलाकों में जब हम काम करते हैं, क्योंकि सबकी परिस्थितियां अलग अलग है, सारे घर की कहानियां अलग हैं। और जब मैं गोगुंदा में काम कर रहा हूँ, तो वहां पे बहुत पहाड़ों में उनके जो मकान हैं, तो वही है। जब किस मतलब जैसे खेत की जब बात आती है, खेत में जब काम करने की बात आ गई, या पानी देने की जब बात आ गई है, तो उसमें मतलब परिवार में जैसे भाई भाई लोग हैं। जैसे मैं एक परिवार की मुझे कहानी याद है जिसमें बहुत बड़ा उनका झगड़ा हुआ था, और उन्होंने चाकू भी मार दिया था एक दूसरे को, लकड़वाड़े से ऐसा कुछ वो एक औजार होता है उनका, उससे काट भी दिया था। तो बाहर का यह है कि जब वो बाहर काम करने जा रहे हैं, क्योंकि गोगोंदा में एक बस स्टैंड है जहाँ पे उनको काम मिलता है, 2 घंटे का काम मिल जाता है, 3 घंटे का काम मिल जाता है, सब्जी को इधर उधर करने का, मतलब सब्जी व्यवस्थित करने का काम मिल जाता है। तो उसमें बाहर के पुरुषों से जो वो सीखते हैं, अ, कपड़े खरीदने वाला जो हो गया, मतलब उनको जो कपड़े चाहिए, उनके जो लड़कों की मैं बात कर रहा हूँ खासकर, जो कपड़े चाहिए तो उनको वो फटी हुई जींस पहनना है। लड़कों ने मुझे बताया कि हमें वो फटी हुई जींस पहनना है, क्योंकि हमने गोगुंदा के बाजार में 2-3 लड़कों को हमने देखा है। हमें वो वाला कंगा जो खरीदना है, क्योंकि उस और वो मैं उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, बालों में वो वाला जेल लगाना है ताकि मेरे बाल वो उस तरीके से रहे। आर्थिक समस्याएं बहुत हैं, और आर्थिक समस्याओं को लेकर जो मैस्कुनिटी है वहाँ की, वो महिलाओं को पैसा न देना और महिलाओं से ज्यादा काम करवाना। आदिवासी जो पुरुष है उनका है कि अ, अधिकतर ग्रामीण एरिया अलग है, और थोड़ा सा शहरी अलग है, जहाँ पे वो काम करने के लिए जाते हैं, मजदूरी का काम करने के लिए जाते हैं। तो उनका पैसा छीन लेना वो अलग है। तो उसको मैं किस तरीके से आपको समझा पाऊं, पर ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उस पैसों से वो दारू खरीदने के लिए चले जाते हैं। हिंसा का वहां पे भी है, पर वो दूसरे दिन वापस ठीक होकर खाना वाना बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, बाहर जाके काम कर लेंगे वो होटल ढाबे पे। और ये 3-4 सवाल ऐसे हैं। तो मतलब ये मेरे अनुभव मिक्स हैं, मैं आपको वो कैसे समझा पाऊँ वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहती थी सिंथिया जी, अगर आपको सही लगे तो। हाँ, कोई नहीं, कोई नहीं, किसी और को हाँ पूछना जी। है तो पूछ। हाँ, मुझे बस इनफैक्ट में जोड़ना था कि खासकर जब हम ये पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं और महिलाओं के अधिकारों के बारे में बात कर रहे हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग है कि कैसे यहाँ पे मर्दानगी के बारे में भी बात हो रही है। बिकॉज जैसे आकाश ने भी कहा कि
जब वो अधिकारों के बारे में बात कर रहे थे तो समझ में आया कि पुरुषों के साथ काम करना भी कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और जब हम पुरुषों के साथ काम करने के बारे में बात करते हैं, तो एक बहुत बारीक लाइन का हमेशा ध्यान रखने की कोशिश की जाती है, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि जब हम पुरुषों के सारे बारे में बात करें तो उनकी भावनाओं और उनके इमोशंस के बारे में सेंटर में आ गया है कि पुरुष बहुत परेशान है, बहुत दुख में है, बहुत तकलीफ में है और वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। लेकिन हम देख रहे हैं कि सेंचुरीज से पुरुष तो सबसे ज्यादा इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, द हाई पिच इमोशन ऑफ एंगर, द हाई पिच इमोशन ऑफ वायलेंस। वो इमोशन तो एक्सप्रेस कर रहे हैं, लेकिन कौन सा इमोशन एक्सप्रेस कर रहे हैं उसके बारे में बात करने की ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि कौन सा इमोशन मर्दानगी से जुड़ा है और कौन सा इमोशन मर्दानगी से जुड़ा नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है, वो एक डायनेमिक्स देखने को हमेशा मिलती है। अब इसका भार ना सीधा मतलब ये एक दूसरे से रिलेटेड है, बहुत, ये डायनेमिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है, क्योंकि एक तरीके के इमोशन का भार एक तरीके के जेंडर पे है, तो दूसरे तरीके के इमोशन का भार दूसरे तरीके के जेंडर पे होना पड़ेगा। मतलब बाय डिफॉल्ट जो पितृसत्ता ने डिजाइन बनाया है, क्योंकि अब भावनात्मक जो एक्सप्रेशन है, जो इमोशनल होना जो है, वो भी तो एक एक्सप्रेशन एग्जिस्ट करता ही है, इसीलिए औरतों पे उस इमोशन का भार भी आ जाता है और फिर वो अपना गुस्सा, अपना रेज एक्सप्रेस करने के लिए उनको जगह नहीं मिल पाती है। तो एक ये इम्पोर्टेंट चीज थी जो आपने एक सवाल पूछा था कि विद इन पुरुषों में ये मर्दानगी कैसी दिखती है। मतलब एक तो आकाश ने अपना एक्सपीरियंस बताया कि इन्फ्लुएंस क्या क्या है, अगर आदिवासी समुदाय के पुरुष बाहर कहीं देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या चल रहा है, तो उसका इन्फ्लुएंस क्या क्या है उनके रोजमर्रा की जिंदगी में, उनके फाइनेंशियल एक्सपेक्टेशंस में, कपड़ों के रहन सहन में तो पड़ता ही है, लेकिन विचारधारा और नैरेटिव्स का भी असर पड़ता है। जब हम देखते हैं कि प्रिविलेज्ड समुदाय जो हैं, जो किसी भी तरीके से विशेषाधिकार प्राप्त जातियां हैं, विशेषाधिकार प्राप्त पहचाने हैं, उधर से आने वाले जो पुरुष हैं, वो एक तरीके की पावर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। वो पावर गाली देने में होती है, वो पावर मारने पीटने में होती है, वो पावर धर्म फॉलो करने में होती है, तिलक लगाने में होती है, पूजा पाठ करने में होती है। तो जब आदिवासी या दलित समुदाय ऐसे लड़के कम्युनिटीज में अपने रहते हैं और फिर वो मोबाइल के जरिए या माइग्रेट होकर किसी काम से जाते हैं और वापस लौटते हैं, उसके जरिए जब ये सारी चीजें देखकर आते हैं, तो उनको ये रियलाइजेशन होता है कि मतलब एक जगह पे हम बहुत प्रोग्रेसिव दलित आंदोलन और आदिवासी आंदोलन देखते आए हैं या देखे हमने, जहां पर हम अपनी पोजीशन क्लेम करने की कोशिश करते हैं, अपने अधिकार क्लेम करने की कोशिश करते हैं, बट ये इतना काफी नहीं होता है। मतलब उसके अलावा साथ में ये भी आ रहा होता है कि विद इन आदमियों में एक हेजेमनी है, एक हायरार्की है। उस हायरार्की में भी आदिवासी और दलित समुदाय के लड़के को ये समझ आता है कि यदि मैं तिलक लगाऊंगा तो शायद मैं भी वो पावरफुल इंसान दिखूंगा, या मैं गमछा पहनूंगा तो मैं फिर कैसा दिखूंगा, या फिर मैं कैसी शर्ट पहनूंगा तो कैसा दिखूंगा, या मैं भी औरत को मार रहा हूंगा तो कैसा दिखूंगा। मतलब पावर प्रैक्टिस, ये मेरी, मतलब जैसे आकाश ने बोला, हर घर की कहानी भी अलग है, हर समुदाय की कहानी भी अलग है, लेकिन जो लार्जर एक पर्सपेक्टिव बनता है, मैं ये ज्यादातर बोल रही हूँ यूपी के कुछ हिस्सों में काम करने के अनुभव से और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में काम करने के अनुभव से, कि एक नैरेटिव सेट होता है कि पुरुष आदमियों के पुरुष अचानक से, अभी एक नैरेटिव सेट हो रहा है, हम टीवी चैनल पे सुनते हैं कि अब औरतें आदमियों को डोमिनेट करने लग गई हैं, अब औरतें आदमियों को मारने लग गई हैं, ड्रम की कहानी, ये कहानी, वो कहानी, हम बहुत सारी चीजें सुन रहे होते हैं, और तभी पुरुष सारे इकट्ठे होकर सोशल मीडिया पे बोलना शुरू करते हैं कि अब हमें बचाना पड़ेगा, अब हमें प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इन औरतों से। बट क्या कभी समझने की कोशिश की है कि जब पुरुष ये बात कर रहे हैं कि उनको औरतों से बचने की जरूरत है, क्योंकि अब औरतें प्रोग्रेसिव होकर, अपने अधिकार जानकर, कानूनों का इस्तेमाल कर कर अपने आप को बचाने के लिए उन पे अटैक कर रही हैं, तो विद इन पुरुषों में क्या वायलेंस नहीं हो रहा है? क्या आपस में वो वायलेंस प्रैक्टिस नहीं हो रहा है? और वो आपस में जो वायलेंस प्रैक्टिस हो रहा है वो मर्दानगी नहीं है क्या? वो पितृसत्ता नहीं है क्या? तो वहां पर ऐसे करके बहुत बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डेफिनेटली समझने जानने की जरूरत होती है। बहरहाल इस पूरी कॉन्वर्सेशन में जो मेजर मतलब मेजर हाइलाइट्स थे आकाश की बातों में जो सुनने में आ रहा था, हालांकि बहुत डिटेल्ड और डेप्थ में आकाश बहुत सारी चीजें शेयर कर रहे थे, उसमें जो एक चीज समझ में आई कि हम सारे मतलब महिलाओं के बारे में बात करें और खासकर पुरुषों के अलावा जितने जेंडर है उनके बारे में बात करें, सिर्फ पुरुषों के अलावा जितने जेंडर हैं, तो हमारे पास में
इकट्ठा होने के अलावा और अधिकारों के लिए जो दस्तावेज हमारे सामने है, जैसे हम संविधान कहते हैं, इसके अलावा कुछ और है नहीं। मतलब ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि भारत जैसे देश के अंदर जो डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेने के अलावा कोई रास्ता है नहीं। तो इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि जब मैं राजनीति में आने के बारे में बात कर रही हूँ, या मैं पढ़ाई लिखाई करने के बारे में बात कर रही हूँ, या मैं नौकरी करने के बारे में बात कर रही हूँ, या देश के किसी भी रिसोर्स को, संसाधन को एक्सेस करने के बारे में बात कर रही हूँ, और वो सिस्टमिक है, वो संरचनात्मक है, तो मैं संविधान का सहारा लेके वो मांगूंगी। एक एक मतलब मदद संविधान की ये हो गई। लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट बहुत जरूरी आ जाता है संविधान का, जब प्रस्तावना पढ़ते हैं। सबसे शुरू में आकाश ने बात कही थी प्रियम्बल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में, तब मुझे एक मीटिंग याद आ रही थी, या एक कोई कॉन्वर्सेशन याद आ रहा था जो राजस्थान में ही किसी जगह पे हुआ था, जिसके अंदर हम प्रस्तावना को पढ़ रहे थे और एक एक लाइन को समझने की कोशिश कर रहे थे कि हर लाइन क्या कहती है। मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। मैं इमोशनल भी हो गई थी क्योंकि वो लोगों के बारे में बात कर रहा था। वो किसी जब प्रस्तावना पढ़ते हैं या हम कभी पढ़ेंगे किसी मौके पर, तो ये महसूस हो रहा था कि ये तो मेरे बारे में बात हो रही है और मेरे सारे लोगों के बारे में बात हो रही है। ना सरकार को उसकी अनुमति थी कि वो किसी के अधिकार को छीन पाए, ना किसी के पति या पिता को अनुमति थी किसी के अधिकार को छीन पाए, ना किसी विशेष अधिकार प्राप्त जाति को अनुमति थी कि वो किसी का कोई अधिकार छीन पाए। हम सब मिलकर हम सबके बारे में बात कर रहे थे। हम एक दूसरे के बारे में बात कर रहे थे कि ऐसा देश बनाएंगे। तो वो पढ़कर मुझे लगा कि संविधान एक तो सिस्टमिक जो बैरियर्स है उनसे लड़ने की तो ताकत देता ही है, लेकिन मेरे अंदर भी एक रेज और एक होप पैदा करता है। जो एक और बात थी आकाश की कि वो सुबह से शाम तक जीने की कोशिश करते हैं संविधान को। मुझे लगता है कि प्रस्तावना को जीने की हर रोज कोशिश करनी चाहिए, सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक। जो हमें डर है ना, औरतों के अंदर एक बहुत बड़ा फियर है। वो फियर बहुत मतलब बहुत रियल एक तकलीफ है कि हम अपने घरों में कैसे बोलें, अपने खुद के लोगों के खिलाफ कैसे बोलें। खासकर महिलाओं में ये एक बहुत बड़ा फियर होता है। और ये फियर ऐसा है क्योंकि आप ऐसा देखिए कि एक तो सबसे पहले डांट या मार से रोका जाएगा, उससे अगर औरत नहीं रुकेगी तो उसको समाज का सहारा लेके रोका जाएगा, फिर समाज से भी नहीं रुकेगी तो भावनाओं और प्यार और परिवार का सहारा लेके रोका जाएगा। तो इन सारी सिचुएशन में नेविगेट करने के लिए हम जब जीना शुरू करते हैं कि मैं जो बोल रही हूँ ये मुझे बोलना है, जो मैं सुन रही हूँ क्या मैं इसकी पात्र हूँ, ये सुनूंगी जो मुझे सुनाया जा रहा है। अगर मुझ पर हाथ उठाया जा रहा है तो ये मेरे लिए जायज है, मेरा शरीर इसके लिए बना है क्या, मेरी आत्मा ये बातें सुनने के लिए बनी है क्या। तो जब हम प्रस्तावना जीने लगते हैं सुबह से शाम तक, तो वो करेज, वो हिम्मत अपने आप आने लगती है जब हमें पता लगता है कि बेहतर है आइसोलेशन में जीना या बेहतर है अकेले फैसले लेना, इसकी बनिस्बत की दुनिया में जिन सिस्टम्स में हम फंसे हुए हैं, जिन इंस्टीट्यूशंस में हम फंसे हुए हैं, परिवार से लेकर समाज तक के, उनके अंदर अपने आप को जंजाल के तरीके से फंसाए रखने से बेहतर शायद दूसरे रास्ते हैं। एक वो भी ताकत मिलती है, दूसरा एक भाषा मिलती है। आई थिंक नेगोशिएशन के लिए एक भाषा मिलती है, उदाहरण मिलते हैं बहुत सारे कहने बताने के लिए। तो कोई शायद ये भी नेविगेट कर पाता है कि अपने परिवार के साथ अनलर्निंग और लर्निंग की जर्नी पे निकल पड़ता है कि देखो ये सारी चीजें हुई हैं, ये सारी किस्से कहानियां हैं और संविधान में भी ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो वो भी हिम्मत आती है ये बता पाने के लिए, ओके ये कोई नई बात मैं नहीं मांग रही हूँ। तो ऐसे मुझे लगता है कि आकाश की सारी बात का सार तो मैं नहीं निकाल पाऊंगी, इतना गहरा और इतना डिटेल था वो सब कुछ। बट मुझे लगता है कि हम सबको संविधान की प्रस्तावना जरूर पढ़ के देखनी चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए और महसूस करना चाहिए कि ये प्रस्तावना अगर मेरे जीवन में उतरती है तो अब मेरे जीवन में क्या क्या गैप है और क्या क्या कमियां हैं, और मैं क्या कर पा रही हूँ और क्या नहीं कर पा रही हूँ, और अगर नहीं कर पा रही हूँ तो क्यों नहीं कर पा रही हूँ। ऐसे कैसे, मतलब कि मैं सेम तरीके की दुनिया में पैदा हुई, सेम तरीके से मेरा जन्म हुआ और मेरी लाइफ का रूट ही चेंज कर दिया गया है। तो उस रेंज को पहचानने में भी संविधान बहुत मदद करता है। तो मुझे लगता है कि हम सबको सबसे पहला काम तो संविधान की प्रस्तावना पढ़ के यही करना चाहिए कि अपने अंदर का वो गुस्सा खोजना चाहिए कि ये संविधान की किताब अगर हर एक के लिए लिखी है तो इसमें मुझे क्यों सबसे कम प्रतिशत मिल रहा है, इसमें से सारी चीजें मेरे बारे में क्यों नहीं है, या हो प्रैक्टिस में क्यों नहीं दिख रही है।
तो यस, यही मैं जोड़ना चाहती थी। आई एम सो सॉरी आकाश इफ आई लाइक गॉट इमोशनल इन दिस पार्ट, बट सार देने की कोशिश बिल्कुल नहीं करी है, शायद मैंने सिर्फ अपने रिफ्लेक्शंस जोड़े हैं। हमारी तरफ से आई थिंक आकाश हमारी तरफ से क्लोज है कॉन्वर्सेशन। ओके, तो थैंक यू आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे तो ये अवसर देने के लिए, क्योंकि एज ए पुरुष नारीवाद का जो नजरिया है लोगों में, वो नया नजरिया मतलब कैसे लोगों में लेके जाऊं, वो भी मुझे समझने की और सीखने की मिली है यहाँ से। और हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं और रोज जिंदगी में सीखते हैं और कोशिश करेंगे और कोशिश करते हैं कि कैसे संविधान की प्रस्तावना को, संविधान को कैसे जिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत जिंदाबाद। ओके, बाय। Thank you so much, Akash. Thank you so much. थैंक यू एवरीवन, आप सब लोग जुड़े हमारे साथ। एंड थैंक यू अस्मा दी कि आपने काफी अच्छे से आगे कॉन्स्टिट्यूशन को लेके लोगों को और समझाया, जेंडर के बारे में थोड़ा और अच्छे से हम लोगों को बताया। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। Appreciate your sharing, Akash. Thank you. Asma also. वी आर क्लोजिंग दिस मीटिंग नाउ। थैंक Good night. यू, गुड नाइट।